हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण पढ़ा दिए थे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये सब बता दिए थे। आ जाइए गोलीय दर्पण को स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण को पढ़ाए थे आपको ये गोलीय दर्पण। इसके पहले वाला वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में बेसिक बता दिए थे। आइए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा का कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। बताइएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक अवतल और दूसरा का उत्तल। बताएगा जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, परावर्तक सतह धसा होगा तो कौन सा दर्पण? अवतल। और परावर्तक सतह उठा हुआ होगा तो कौन सा दर्पण? उत्तल। इसका बताएगा फोकस दूरी क्या जो होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी बताइएगा। फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अच्छा बताइए प्रकाश को क्या चीज करता है? प्रकाश को सिकोड़ता है। ये बताइए प्रकाश को क्या चीज करता है? प्रकाश को फैलाता है। अच्छा जब ये प्रकाश को सिकोड़ेगा तो यही कारण इसका कौन सा प्रयोग करते हैं? अच्छा प्रकाश को सिकोड़ता है जिस कारण इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मतलब कन्वर्जिंग मिरर का हिंदी क्या होता है? अभिसारी दर्पण। इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अपसारी दर्पण। बताएगा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोलर कुकर में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में। इसको अभिसारी दर्पण या नतोदर दर्पण भी कहते हैं। नतोदर दर्पण। इसको अपसारी या उतोदर दर्पण भी कहते हैं। उस उत्तल और उस उतोदर जिसका मतलब कि उदर उठा हुआ हो। इसका कहने का मतलब जिसका उदर उठा हुआ, उदर का मतलब पेट होता है। जिसका उदर उठा हुआ उसे कौन सा दर्पण? उतोदर दर्पण। और जिसका धसा हुआ हो नतोदर दर्पण। तो बताइएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण या कौन सा दर्पण कहते हैं? नतोदर। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण या कौन सा दर्पण कहते हैं? उतोदर दर्पण। फिर से देखिएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। अवतल और उत्तल। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। बताइएगा अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? बताइएगा उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? अवतल दर्पण का अन्य नाम बताइएगा कन्वर्जिंग मिरर। इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी दर्पण या नतोदर दर्पण। बताइए उत्तल दर्पण का अन्य नाम? अपसारी दर्पण या उतोदर दर्पण। बताएगा सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब लिखिएगा यहाँ पे स्टार्ट कीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखिएगा क्योंकि सब आपका नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे यहाँ तक। अब गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखिएगा जल्दी। लिखिएगा वैसा दर्पण गोलीय दर्पण लिख के डैश दीजिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? गोल। जैसे यहाँ देखिएगा ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। अच्छा बताइए आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि बताइए कलाई हमेशा किधर किया जाता है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो बताइए इधर जब कलाई करेंगे, एक इधर कलाई कर दिए और एक इधर कलाई करेंगे, तो बताइए कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह, देखिए कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। और यही दर्पण को जब काटेंगे, दो भाग में बांटेंगे तो एक अवतल बनेगा और एक क्या चीज बनेगा? उत्तल। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा वो कुछ बनेगा? अवतल। और जिसका उठा हुआ रहेगा उत्तल। तो बताइएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका नेक्स्ट एक परिभाषा और लिख लीजिएगा। लिखिएगा वैसा
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हो गया, आगे लिखिएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा का लिखिएगा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा का कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आइएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा का क्या हो गया? उत्तल दर्पण। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब आइएगा आगे देखिएगा, इसको मिटाए ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। कलाई हमेशा किधर साइड किया जाता है? किधर किया जाता है? दाहिना साइड। हमेशा कलाई दर्पण में दाहिना साइड ही किया जाता है, फिजिक्स का ये नियम है। चलिए इसको बीच से बांटेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई क्या चीज कहलाएगा? यहाँ पे चलिए ई क्या चीज कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या चीज कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसको वक्रता केंद्र कर दीजिए। वक्रता केंद्र कहलाएगा। ई क्या चीज कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव, और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। अच्छा बताइए, इधर भी एक ध्रुव कहलाएगा, यह भी आपका ध्रुव होगा। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। अच्छा बताइएगा यहां से ये क्या चीज कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये क्या चीज कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। यहीं पे फिगर बना लीजिएगा। अच्छा बताइएगा, जब एक, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको दो भाग में बांटिएगा इस तरह करके। ज्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, छोटा सा बनाइएगा ताकि आपको सिर्फ पता चल जाए कि ऐसे ये आगे वाला में हम बनवा दिए हैं। देखिए यही ना बनेगा गोला, गोला को काटेंगे तो यही दो भाग में बटेगा। ठीक है, जाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गोला को काटेंगे तो कितने भाग में बढ़ जाएगा? दो भाग में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला बताइए कौन सा दर्पण? देखिए तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये अवतल हो जाएगा। उत्तल। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। देखिए परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अवतल दर्पण। चलिए इस फिगर को जल्दी बनाइएगा, जल्दी फिगर को बनाइए। छोटा बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, खाली आपको समझने के लिए बनाया। ये आपका कहलाएगा प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। जल्दी जल्दी बनाइएगा। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटे तो एक उत्तल बन गया, एक अवतल बन गया। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। चलिए जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा हाथ स्पीड चलाइएगा। चलिए हो गया, बताइएगा। दर्पण में कलाई हमेशा किधर किया जाता है? दाहिना साइड कि बामा साइड? किधर किया जाता है? दाहिना साइड। चलिए अब जल्दी जल्दी पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। दर्पण में कलाई, दर्पण में कलाई हमेशा दाहिना साइड किया जाता है। दर्पण में कलाई हमेशा दाहिना साइड किया जाता है। दर्पण में कलाई हमेशा दाहिना साइड किया जाता है। दर्पण में कलाई हमेशा किधर किया जाता है? दाहिना साइड। अच्छा बताइएगा, दर्पण में प्रकाश को हमेशा किधर से आते हुए दिखाएंगे? अति बाएं साइड से कि दाएं साइड से? प्रकाश की किरण को किधर से आते हुए दिखाई देते हैं? बाएं साइड से। देखिएगा, प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं, प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं प्रकाश को हमेशा कर दीजिएगा, प्रकाश को हमेशा बाएं से दाएं आता हुआ दिखाते हैं। प्रकाश को हमेशा बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, प्रकाश को हमेशा बाएं से दाएं आता हुआ दिखाते हैं, आता हुआ दिखाते हैं। अच्छा बताइएगा, वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं कि दाएं तरफ रखते हैं? बाएं तरफ। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाएं तरफ। लिखिएगा, वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाएं तरफ। वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाएं तरफ। अब अगला पॉइंट पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर थोड़ा सा ग्राफ से समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ से समझिएगा। तो ये बताइए, ये आपका है एक्स अक्ष, ये कुछ है एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये कुछ है वाई डैश। अच्छा बताइए, ये अगर मूल बिंदु मानते हैं, ये क्या चीज मानते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी देखिएगा, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? दाईं ओर की दूरी, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी। अब यही थोड़ा सा देखिए वक्ता के यहाँ पे गौर कीजिएगा, यही ये आपका ग्राफ बन रहा है। क्या चीज बन रहा है? ग्राफ। तो बताइएगा, दर्पण से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? ऋणात्मक। दाईं ओर की दूरी, ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। बस ये ग्राफ याद कीजिएगा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? दाईं ओर की दूरी, ऊपर की, नीचे के। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दर्पण में बाईं ओर की दूरी, दर्पण में बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण में बाईं ओर की दूरी, दर्पण में बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, एवं दाईं ओर की दूरी, एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, एवं दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक। दर्पण में बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। हो गया ना? समझिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये आपका ग्राफ है। तो ग्राफ में देखिएगा, बाईं ओर की दूरी, इधर देखिए डैश लगा हुआ है ना, जिधर जिधर डैश लगा हुआ है, जो डैश लगा हुआ है वो उधर ऋणात्मक होता है। तो बताइए, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? दाईं ओर की दूरी, ऊपर के, नीचे के। अब यहाँ पे देखिए, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण की बात करें, दर्पण से बायां होगा कि दायां होगा? देख लीजिए, ये दर्पण से बाईं ओर की होगा कि दाईं ओर की? बाईं। दर्पण से किधर होगा? बाईं। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? इसका क्या होगा? इधर धनात्मक। ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। अच्छा, उत्तल के देखिए, उत्तल के इधर की ओर, इधर की ओर दाहिना साइड में, उत्तल की दाहिना ओर देखिएगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्या है कि उधर की दूरी है, इधर की दूरी बताइए, ऊपर की दूरी,
नीचे की दूरी ऋणात्मक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आगे इसमें और समझाएंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आगे इसका पूरा क्लियर कर देंगे कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। काहे का फोकस दूरी धनात्मक हो रहा है, काहे ऋणात्मक हो रहा है, काहे इसका धनात्मक होता है, काहे ऋणात्मक होता है, सब नेक्स्ट वाला आगे जब आएंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे, तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आप हेडिंग मारिएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी काहे धनात्मक हो रहा है, काहे ऋणात्मक हो रहा है, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा जब उचित चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे वहां पे। अवतल दर्पण लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कर दीजिएगा, हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे लिखिएगा अवतल दर्पण को, अगला पॉइंट में, अवतल दर्पण को नतोदर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को नतोदर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को नतोदर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को नतोदर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे लिखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हो गया, आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है जिस कारण इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है जिस कारण इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है जिस कारण इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का हिंदी में होता है अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है जिस कारण इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। हो गया, हो गया, नहीं आता क्या, आगे लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का, किसी वस्तु का कर दीजिए, अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं, देखिएगा इधर, ये बताइएगा ये क्या चीज है, अवतल दर्पण का ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है, ये क्या चीज कहलाएगा, प्रधान अक्ष। इसको कौन सा अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसको एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं, एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे ध्रुव है, इसको पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दें, ये कौन सा सतह हो जाएगा, कलाई की गई सतह। ये कौन सा सतह होगा, परावर्तक सतह। अच्छा इसका देखिए तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है कि उठा हुआ है, धंसा हुआ, क्या चीज है,
धसा हुआ। अच्छा, इसका आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये क्या चीज़ हो गया? अवतल दर्पण। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका फोकस होगा। अवतल दर्पण के बाद क्या चीज़ होगा? ध्रुव। ध्रुव के बाद फोकस, और फोकस के बाद क्या चीज़ होगा? वक्रता केंद्र। क्या चीज़ होगा? वक्रता केंद्र। ये अभी आपको नहीं, आगे बता देंगे इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा सतह है? क्लय की गई सतह। अच्छा, इसका आगे पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। अच्छा बताइए, क्लय हमेशा किधर किया जाता है? राइट साइड। क्लय किधर किया जाता है? राइट साइड। अच्छा, इसका फोकस दूरी बताइएगा, फोकस दूरी। अब यहाँ पे समझिएगा, फोकस दूरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्यों बता रहे थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? देखिए, अवतल दर्पण का जो फोकस है, फोकस गौर कीजिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस है, देखिए तो दर्पण के बाईं ओर है कि दाईं ओर है? किधर है? अवतल दर्पण की जो फोकस है किधर है? बाईं ओर कि दाईं ओर? बाईं ओर। अब बताओ, ग्राफ में बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? ऋणात्मक। ये चलते फोकस ऋणात्मक होता है, यही कारण है, क्योंकि फोकस अवतल दर्पण में बाईं ओर होता है, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। अच्छा, इसका देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बताइएगा परावर्तक सतह कैसा होता है? धसा हुआ। बताइएगा अन्य नाम में बताइएगा, नतोदर या अभिसारी। अभिसारी। फोकस दूरी बताइएगा, फोकस दूरी ऋणात्मक। अब क्यों ऋणात्मक होता है पता चल गया? फोकस दूरी क्यों? क्योंकि फोकस जो होता है दर्पण की बाईं ओर होता है कि दाईं ओर? बाईं ओर। अब बताओ, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? ऋणात्मक होता है। आगे बताइएगा, ये प्रकाश को क्या चीज करता है? इस चलते इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। चलिए जल्दी उतारिएगा। अच्छा, ये बताइए प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक और आभासी दोनों। वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा बताइए, समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? केवल आभासी। समतल दर्पण क्या चीज बनाता है? आभासी खाली, केवल आभासी मत बोलिएगा, खाली आभासी, क्योंकि केवल आभासी पूछेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। केवल केवल आभासी बनाता है। चलिए दोनों ठीक है। तो ऐसे केवल आभासी में आपका उत्तल दर्पण नहीं देता है, केवल आभासी में आपका उत्तल दर्पण को ही माना जाता है। हो गया। आगे हेडिंग मारिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दिखेगा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उठा या उभरा हुआ भी कहीं कहीं देता है, उठा या बगल में उभरा लिख लीजिएगा, उभरा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा, बगल में उभरा लिख लीजिएगा, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिएगा, उत्तल दर्पण को उत्तोदर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी। उत्तल दर्पण को उत्तोदर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं।
उत्तल दर्पण को उत्तोदर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तोदर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को उत्तोदर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला लिखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 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 आगे लिखिएगा, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या चीज करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या चीज करता है? फैलाता है। अच्छा बताइएगा, दर्पण से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, और दाईं ओर की दूरी धनात्मक। दाईं ओर की दूरी क्या होता है? धनात्मक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब उत्तल दर्पण हमको बनाना है। चलिए आइएगा, ये बताइए, दर्पण का बताइएगा, ये दर्पण का क्या होगा? ध्रुव। दर्पण का क्या हो जाएगा? ध्रुव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका फोकस इधर होता है, इधर होता है वक्रता के अंदर। इधर क्या होता है? ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम बताए थे इसके पहले कि बताए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। देखिए तो ये फोकस बाईं ओर है कि दाईं ओर है? दर्पण के किधर है? दाईं ओर। तो दर्पण की दाईं ओर वाला धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक। यही कारण है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि दाईं ओर होता है। फोकस दूरी किधर है? दाईं ओर। और अवतल दर्पण में किधर था? बाईं ओर। तो ये चलते उसका क्या होता है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर होता है, ये चलते होता है ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के दाईं ओर होता है, ये चलते क्या हो जाएगा? धनात्मक। ये आपका है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। आगे देखिएगा, ये कौन सा सतह है? कलाई की गई सतह। अब बताओ, कलाई हमेशा किधर साइड किया जाता है? राइट साइड, दाहिना साइड। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उठा या उभरा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अन्य नाम बताइएगा, उत्तोदर या अपसारी। इसका फोकस दूरी बताइएगा। धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है पता चल गया? क्योंकि इसका जो फोकस, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड होने के कारण धनात्मक होता है। ये प्रकाश को सिकोड़ता है या फैलाता है? फैलाता है। फैलाता है। बताएगा, इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? केवल आभासी। केवल आभासी प्रतिबिंब, ओनली आभासी। चलिए जल्दी कीजिएगा। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। चलिए यहाँ तक हो गया।
यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है, दोनों ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होता है, तो बता दीजिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस होता है दर्पण के किधर होता है, बाईं ओर की दाईं ओर, किधर होता है, दर्पण के बाईं ओर। अवतल दर्पण की फोकस किधर होता है, दर्पण के बाईं ओर, इस कारण क्या होता है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के किधर होता है, दाईं ओर, इस कारण क्या होता है, धनात्मक। चलिए आइएगा, यहाँ तक उतार लिए। अच्छा पूछेगा कि बताइए वैसा दर्पण जो अब वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है तो कौन, अवतल। अवतल दर्पण। केवल आभासी पूछेगा तो कौन, उत्तल दर्पण। केवल आभासी पूछेगा तो उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, खाली बोलेगा कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन कौन आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए समतल दर्पण भी आभासी बना रहा था, समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। अब बताओ अवतल भी आभासी बनाता है, अवतल भी कुछ बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, तो आभासी भी हो जाएगा। और उत्तल भी कुछ बनाता है, आभासी। तो खाली पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल तीनों हो जाएगा सही, क्योंकि तीनों आभासी बनाता है। लेकिन एक में जोड़ देगा आगे खाली केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल। ओनली बोल देगा तो सिर्फ उत्तल हो जाएगा। और खाली आभासी प्रतिबिंब बोलेगा तो समतल दर्पण भी आभासी बनाता है, अवतल दर्पण भी आभासी बनाता है, और उत्तल दर्पण भी आभासी, तो तीनों हो जाएगा। लेकिन केवल शब्द जोड़ने से कुछ हो जाएगा, केवल उत्तल हो जाएगा आंसर। चलिए अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जल्दी लिखिएगा, जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए वह दर्पण जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी ऑप्शन में लिखिएगा, पहला समतल, अवतल, उत्तल। समतल, अवतल, उत्तल। पहला ऑप्शन समतल, दूसरा का अवतल, तीसरा का उत्तल। पहला ऑप्शन समतल, दूसरा का अवतल, तीसरा का उत्तल, और चौथा नंबर हो जाएगा सभी, ऑल। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सभी। आभासी सिर्फ बोला है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, सभी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वह दर्पण जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन लिखिएगा, समतल, अवतल, उत्तल। समतल, अवतल, उत्तल, सभी। समतल, अवतल, उत्तल, सभी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, उत्तल। केवल बोलेगा तो उत्तल, और आभासी बोलेगा तो आभासी। तो समतल दर्पण भी बना रहा था, आपका अवतल भी बना रहा था। अवतल तो वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, तो आभासी तो वो भी बना रहा है, और उत्तल भी क्या बना रहा है, आभासी। लेकिन केवल शब्द जोड़ने से सिर्फ उत्तल आंसर हो जाएगा। आगे हेडिंग मारिएगा, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। अगला हेडिंग मारिएगा, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, इसी को बोल सकते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, या इसी को बोल सकते हैं दर्पण का भाग। दर्पण का भाग मतलब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा भाग होता है दर्पण में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा दर्पण का भाग। आइए अब हमें इसको लेकर समझाते हैं। पहले बताइए कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा दर्पण है, क्योंकि परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो जाए, अवतल। देखिएगा दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। इस बात को आप लिखेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मान के चलिए गोलीय दर्पण था इस तरह का, इस कट के बना है, तो यही गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय दर्पण काट के बनाए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बताइएगा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र। दर्पण का मध्य बिंदु
ध्रुव। और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता है। दर्पण में सारी दूरियों का मापन, दर्पण में सारी दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दूरी के मापन कहाँ से करते हैं? जैसे आप ग्राफ पढ़े होंगे मैथ में, तो बताइएगा ग्राफ में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? मूल बिंदु से। ग्राफ में सारी दूरियों का मापन कहाँ से? मूल बिंदु से। उसी तरह से दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। बताइएगा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या चीज कहलाता है? वक्रता केंद्र। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को, इसको सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को क्या चीज से? सी से। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या चीज कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चल रहा है। बताएगा दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते हैं? बताएगा दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? बताएगा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या चीज कहलाता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को क्या चीज से सूचित करते हैं? एक्स एक्स डैश से, एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फोकस पूछेगा। देखिएगा फोकस किसे कहते हैं? तो दर्पण से, यहाँ ध्यान दीजिए, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये देखिए प्रधान अक्ष है ना, क्या चीज है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। जिस बिंदु से होकर गुजरती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। तो पहले ही बताइएगा दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। दर्पण में सारी दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। बताइएगा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव और गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित? सी से। बताएगा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को क्या चीज से सूचित करते हैं? एक्स एक्स डैश से। प्रधान अक्ष को क्या चीज से? एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, याद यहीं पे हो जाना चाहिए, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिएगा प्रधान अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर चल रहा है? देखिए तो प्रधान अक्ष के समानांतर कहने का मतलब वैसी रेखा जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर चल रहा है। किसके समानांतर? प्रधान। तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब होता है टकराने के बाद, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्रुव एवं, और भी इसमें अब आइए, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं, क्योंकि हम अभी बताएं कि दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। दर्पण में सारी, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। जितना भी दूरी मापना है सब ध्रुव से ही मापेंगे। तो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस, 90 में छिपल है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। और फोकस दूरी को क्या चीज से? अब फोकस को कुछ से, एफ से। याद रखिएगा फोकस बड़ की फोकस होगा एफ से, खाली फोकस बोलेगा तो एफ से, और फोकस दूरी बोलेगा तो छोटकी एफ से। ये कंफ्यूजन वाला चीज है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फोकस दूरी पूछेगा तो छोटकी एफ से, फोकस दूरी पूछेगा तो छोटकी एफ से, अब फोकस बोलेगा तो बड़ के एफ से। फोकस को ही मुख्य फोकस भी बोलते हैं, फोकस को ही क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो आइए इस चीज को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? ध्रुव। बताएगा दर्पण में सारी दूरियों का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। क्या ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। बताएगा गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते? बताएगा प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। क्या चीज कहते हैं? फोकस। बताइएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताए ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी 90 में छिपल है। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? और ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या।
वक्ता त्रिज्या। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। और फोकस दूरी को क्या चीज से? छोटी एफ से। और मुख्य फोकस को क्या चीज से? बड़ी एफ से। ध्रुव को पी से, ध्रुव को पी से, वक्ता केंद्र को सी से, और प्रधान अक्ष को एक्स एक्स डैश से, प्रधान अक्ष को एक्स एक्स। कितना लोगों को याद हो गया? याद हो गया? चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा दें। बताइएगा, दर्पण बिना देखे हुए अब आइएगा। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? बताइएगा, दर्पण में सारी दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। उसके बाद आइएगा वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? वक्ता केंद्र। अब यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। बताएगा, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित? ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या को क्या चीज? आर से। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यही चीज को चलिए पहले लिखिएगा। पहला नंबर पे पढ़ना है ध्रुव। ध्रुव जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, POLE, ध्रुव। क्या चीज? फिगर। फिगर लास्ट में बनवाएंगे, अभी पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बनवाएंगे। लिखिएगा, दर्पण का मध्य बिंदु, जल्दी जल्दी वहां चलाएगा क्योंकि समझा दिए हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। आगे लिखिएगा, ध्रुव को P से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट में ध्रुव को P से सूचित करते हैं। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? P से। आगे पॉइंट में लिखिएगा, बताइएगा, दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। और ग्राफ में कहाँ से किया जाता है? मूल बिंदु से। ये एक तरह से मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। क्या चीज के भांति कार्य करता है? मूल बिंदु से। लिखिएगा, दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से। आगे लिखिएगा, ध्रुव, अगला पॉइंट में लिखिए, ध्रुव को मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। आगे लिखिएगा, अगला दूसरा नंबर पे आइएगा, गोलीय दर्पण अथवा वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CUR, कर्वेचर, TURE, कर्वेचर। ये नाम याद रखिएगा, कर्वेचर। थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। कर्वेचर मतलब होता है वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा कि इसका हम एक जगह ट्रिक बताएंगे, वहां पे काम आने वाला है कर्वेचर का। हो गया? लिखिएगा। अच्छा, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता केंद्र कहलाता है। लिखिएगा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है? वक्ता केंद्र। इसका एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, सेकंड परिभाषा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता केंद्र कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको अगर बनाएंगे तो गोलीय दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, यहाँ देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये पूरा खोखला है, ये क्या चीज है? खोखला। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। तो ये भी परिभाषा बोल सकते हैं। तो लिखिएगा सेकंड परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है,
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या चीज कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। सी फॉर कर्वेचर। क्यों सी से क्यों सूचित किया जा रहा है पता चल रहा है ना? कर्वेचर, सी फॉर कर्वेचर होता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अच्छा, आपसे पूछेगा कि बताइए वक्रता केंद्र, यहाँ गौर कीजिएगा, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग है या नहीं है? नहीं, क्योंकि गोलीय दर्पण का भाग है, दर्पण का भाग नहीं है। देखिए जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण से बाहर है कि अंदर है? बाहर। दर्पण से कहाँ है? बाहर। ये तो गोलीय दर्पण पूरा है ना, इसको मिटा दीजिए। बताइए जो वक्रता केंद्र है दर्पण से किधर है? बाहर। तो ये दर्पण का भाग नहीं है, किसका भाग है? गोलीय दर्पण। तो लिखिएगा वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर आइए, तीसरा नंबर, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखिए तो ये कट रहा है उधर, मुख्य अक्ष, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष बोले, दोनों एक ही है। आइए प्रधान अक्ष अभी बताएं। ध्रुव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या चीज कहलाती है? प्रधान अक्ष। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या चीज कहलाती है? प्रधान अक्ष। तो परिभाषा लिखिएगा, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। आगे लिखिएगा, प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं। x डैश इस तरह लिखिएगा, x डैश, प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं। आगे लिखिएगा, प्रधान अक्ष x अक्ष के भांति कार्य करता है। प्रधान अक्ष x अक्ष के भांति कार्य करता है। प्रधान अक्ष x अक्ष के भांति कार्य करता है। प्रधान अक्ष क्या चीज के भांति कार्य करता है? x अक्ष के भांति कार्य करता है। उसके बाद चौथा नंबर आइएगा, फोकस। फोकस इसी को बोला जाता है मुख्य फोकस भी। मुख्य फोकस, फोकस जल्दी नेक्स्ट हेडिंग मारिएगा, फोकस। फोकस बोलिए या मुख्य फोकस बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। अच्छा अभी बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। फोकस को क्या चीज से सूचित किया जाता है? बड़की एफ से। कौन सा एफ से? बड़की एफ से। अब बताओ, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी 90 में छिपल है, फोकस आ रहा है मतलब फोकस दूरी होगा, तो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहेंगे? और ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या चीज कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो पहले लिखिएगा, फोकस लिख के रह दीजिएगा जल्दी। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण
प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, हाँ अपवर्तन भी हो सकता है, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन कर दीजिए, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दर्पण पढ़ा रहे हैं ना, तो दर्पण में परावर्तन की घटना होता है, अपवर्तन की घटना नहीं होता है, तो सिर्फ परावर्तन ही रहने दीजिए, क्योंकि दर्पण पढ़ा रहे तो सिर्फ परावर्तन की घटना होगा, दर्पण में अपवर्तन नहीं होता। चलिए यहाँ पे हो जाए, लिखिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। लिखिएगा, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को लिख लीजिएगा अगला पॉइंट में, मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, बड़की एफ लिखिएगा, कैपिटल, मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं। एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है, त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है, त्रिज्या का आधा, आधा, त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। त्रिज्या का आधा क्या चीज कहलाता है? फोकस। त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। तो बताइएगा, फोकस बराबर त्रिज्या को क्या चीज से सूचित कर रहे थे? आर से। तो बताइए एफ बराबर क्या चीज हो जाएगा? देखिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस, फोकस बराबर हो जाएगा, अभी लिखा है कि त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का आधा क्या चीज कहलाता है? फोकस। तो इसी को लिख सकते हैं, एफ बराबर, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, तो एफ बराबर त्रिज्या को क्या चीज से? आर से, वक्ता त्रिज्या आर से, तो आर बटा टू, ये बड़े बड़ा फॉर्मूला पूछ दिया है कि एफ बराबर क्या चीज होता है? एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, एफ बराबर आर बाई टू, तो सिर्फ पूछेगा आर बराबर, आर बराबर, कभी कभी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या पूछ देता है, तो आर बराबर, तो बताइए दो गुना हो जाएगा ना, तो आर बराबर क्या होता है? 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, जल्दी कीजिएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ रहा है, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f, दोनों एकदम रट जाइएगा। तो बताइए त्रिज्या का आधा भी क्या कहलाता है? फोकस। त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। एफ बराबर क्या होता है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f, एफ बराबर आर बटा 2, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। आगे आइएगा, फोकस दूरी, आप ही लोग बताएगा फोकस दूरी किसे कहते हैं? हाँ, ध्रुव एवं फोकस के बीच की, दर्पण को, दर्पण तो पढ़ ही रहे हैं, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। लिखिएगा, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, तो इसको अभी काटिए, तो फोकस दूरी थोड़ा सा काट दीजिए इसको, एनसीईआरटी में क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, पूरा काटिए तो अभी। फोकस दूरी लिखा दे के रहनी, लिख लीजिए फोकस दूरी, इसके बाद वाला में लिखा देंगे, लास्ट में लिखा देंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कह रहा है, जो लिखिए जल्दी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, जल्दी जल्दी रहने दीजिए। ध्रुव एवं, है ना, काटे नहीं, उसको रहने दीजिए। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे लिखिएगा, फोकस दूरी को, अगला पॉइंट में, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, एफ, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। आगे पॉइंट में लिखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए क्या होता है?
ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। छठा नंबर आइएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बताइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, लिखिएगा। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आगे लिखिएगा, वक्ता त्रिज्या को, वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर कर दीजिएगा। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल बड़की आर। आधा को कैपिटल मतलब यही नहीं पता चलता होगा। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हो गया यहाँ तक। अब आइएगा द्वारक, 7वां नंबर आइएगा द्वारक। द्वारक, चलिए जल्दी, द्वारक। द्वारक लिखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास, वृत्ताकार सीमा का व्यास, वृत्ताकार सीमा का व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार, फिर से देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास, वृत्ताकार सीमा का व्यास, व्यास द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का, वृत्ताकार सीमा का व्यास द्वारक कहलाता है। या इसका एक नेक्स्ट परिभाषा और लिख लीजिएगा, गोलीय दर्पण के लंबाई एवं चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, गोलीय दर्पण के लंबाई एवं चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के लंबाई एवं चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के लंबाई एवं चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक। आगे लिखिएगा, द्वारक को mn से सूचित करते हैं, बड़की mn लिखिएगा। द्वारक को mn से सूचित करते हैं। द्वारक को mn से सूचित करते हैं। द्वारक को क्या चीज से सूचित करते हैं, mn से। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अभी जितना भी पढ़ा है इसको अभी तुरंत रिवीजन करा देते हैं। बताइएगा, दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है, ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, P से। ध्रुव को क्या चीज से, P से। दर्पण में सारी दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। उसके बाद पढ़ा वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र। बताइए, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाता है, वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते हैं, C से। उसके बाद प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष ध्रुव एवं वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष को क्या चीज से सूचित करते हैं, x अक्ष डैश है। फोकस, उसके बाद पढ़ाएं फोकस। बताएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं, फोकस। बताएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक। फोकस को क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से। फोकस को क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से। फोकस दूरी, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? छोटी एफ से। उसके बाद पढ़ाएं जाकर के क्या चीज? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। बताइएगा वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। वक्ता त्रिज्या का आधार, त्रिज्या का आधार, त्रिज्या का आधार फोकस कहलाता है। त्रिज्या का आधार क्या चीज कहलाता है? फोकस। फोकस को लिखा है त्रिज्या का आधार क्या चीज कहलाता है? फोकस। उसके बाद फोकस दूरी क्या चीज बताए? तो बताएगा ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। उसके बाद वक्ता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। बताएगा ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। उसके बाद पढ़ा है द्वारा के। देखिएगा दर्पण की लंबाई, ये आपका लंबाई हो गया, ये कुछ हो गया चौड़ाई। दर्पण की लंबाई चौड़ाई को क्या चीज कहते हैं? द्वारा। दर्पण की लंबाई चौड़ाई को क्या चीज कहते हैं? द्वारा। यही ना लंबाई चौड़ाई है, कितना लंबा चौड़ा है, यही क्या चीज कहलाएगा? द्वारा। लेकिन आपका ऐसे नहीं पूछता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बता रहे हैं, गोलीय दर्पण का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा दर्पण है? ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, कुछ परावर्तक मतलब जिसे परावर्तन की घटना घट रही है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, कौन सा सीमा? वृत्ताकार सीमा का व्यास, वृत्ताकार सीमा का व्यास, व्यास यही ना होगा, वृत्ताकार सीमा का व्यास द्वारा कहलाता है। एनसीईआरटी में इतना घुमा के दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि वृत्ताकार सीमा का व्यास, उतना नहीं याद रखिएगा, दिमाग में सिर्फ यही पूछेगा कि वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या चीज कहलाता है? द्वारा। वृत्ताकार सीमा का व्यास, व्यास जहां भी आ जाएगा, वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या चीज कहलाता है? द्वारा। बस इतना याद रख लीजिए, वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या चीज कहलाएगा? द्वारा। द्वारा को क्या चीज से सूचित करते हैं? एम एन से। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसका फिगर बनाते हैं, दोनों का फिगर देख लीजिएगा। आइएगा, ये बताइए कौन सा दर्पण है? जल्दी बताइएगा। अवतल। जल्दी फिगर देख लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद आज के लिए हमेशा कलाई दाहिना साइड होता है ना, अभी हम बामे साइड के लेते हैं, फिजिक्स के नियम में पलट देते हैं। आइएगा, ये बताइए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बताइए दर्पण का क्या चीज कहलाएगा? क्या चीज कहलाएगा? अब जल्दी जल्दी आप लोग नाम बताइएगा। ये ध्रुव कहलाएगा। ये बताएगा दर्पण का मध्य बिंदु क्या चीज कहलाएगा? अति दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव। ये क्या चीज कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या चीज कहलाएगा? ये वक्रता केंद्र। ये बताइएगा ये क्या चीज कहलाएगा? ये क्या चीज कहलाएगा आपका? फोकस। ये क्या चीज कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा? ये फोकस। ज्यादा इधर मतलब यहाँ से जा रहा है, ये टकरा के इधर आ रहा है, ये वाला इधर है, ये इधर से गया है, इधर से गया है, ये यहाँ पे, ये फोकस कहलाएगा। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे बताएगा ई वाला दूरी बताएगा। वक्ता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। वक्ता त्रिज्या को क्या चीज से? आर से। अब यहाँ पे ये वाला दूरी देखिएगा, बताएगा दर्पण के फोकस, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। क्या चीज कहते हैं? फोकस दूरी। अब जल्दी से उतारिएगा, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण। अच्छा ये बताइए, ये कुछ होगा एम एन। एम एन दर्पण की लंबाई चौड़ाई को क्या चीज कहते हैं? दर्पण की लंबाई चौड़ाई को द्वारक। या फिर वृत्ताकार, वृत्ताकार का व्यास क्या चीज कहलाता है? वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या चीज कहलाता है? द्वारक। ये भी याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, कौन सा दर्पण है? उत्तर। ये क्या चीज होगा? ध्रुव। ध्रुव, इसको पी से सूचित करते हैं। इसको क्या चीज से? पी से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब बताइए यहाँ पे
फोकस हो गया वक्ता केंद्र, एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश, प्रधान अक्ष को ये हो गया एम, ये हो जाएगा एम, एम एन द्वारक हो गया, एम एन द्वारक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इधर। अच्छा बताइए, हम पहले ही बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है कि सिकोड़ता है, फैलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रकाश का किरण यहाँ से आएगा ये ऐसे चल जाएगा, ये प्रकाश का किरण यहाँ से ऐसे आएगा जो ये ऐसे चल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ये टकरा के इधर की ओर लौट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जब ये अंदर नहीं जाएगा तो ये डॉट डॉट लाइन से मिलेगा। कौन सा लाइन से? क्योंकि दर्पण में कलाई किया हुआ है तो उधर आर पर थोड़ी होगा, तो डॉट डॉट लाइन से मिलेगा। चलिए जल्दी उतारिएगा ठीक। बताइएगा यहाँ पे, बताइए ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। चलिए जल्दी फिगर उतारिएगा, दोनों फिगर बना दिए। ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए हो गया, फिगर बना लिए। अच्छा आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये किरण इधर काहे नहीं पार हो पाया। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि किरण इस तरफ क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इधर कलाई किया गया है पेंट, तो क्या दर्पण का फाड़ के ऊपर ही चल जाएगा? नहीं, जब कलाई किया हुआ तो दर्पण से टकरा के लौट जाएगा, तो यही कारण लौट जा रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब, यही चलते तो लिखा है कि उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। क्योंकि जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब डॉट डॉट लाइन से बनेगा, इस कारण है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा किस लाइन से मिलाया जाता है? डॉट डॉट लाइन से। इस कारण है कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा केवल कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा आज के लिए, लास्ट। चलिए लिखिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ दिया है। अवतल दर्पण की फोकस कुछ नहीं करना है, जिसको फोकस याद है, फोकस की परिभाषा, बस इसको भी यही भी याद हो जाए। वहाँ पे लिखा थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या चीज कहते हैं? फोकस। वो दर्पण का फोकस हो गया। यहाँ पे फरियाद यह है कि कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, बस पूरा परिभाषा वही चिपका देना है, खाली आगे अवतल दर्पण जोड़ देना है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का क्या चीज कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसका एगो खाली फिगर बना लीजिएगा, बाकी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके कारण हम इसको लिखा भी दिए। अच्छा आपसे पूछ देगा कि उत्तल दर्पण की फोकस बताइए, अब बता दीजिएगा, बस अवतल की जगह कुछ ही चिपका देना उत्तल, बाकी वही फोकस दूरी की परिभाषा अति कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। ये बताइए क्या चीज होगा? जल्दी, ध्रुव। अब हम बार बार हिंदी में नहीं लिखेंगे। ये बताइए क्या चीज होगा? वक्रता केंद्र। ये क्या चीज होगा? फोकस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरण, ये कहाँ से टकरा के जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। अभी फोकस मत दो, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर एक किरण और ले लीजिए, फिर नीचे से भी ले लीजिए, चलिए बहुत हो गया। ये क्या चीज आपका हो गया? फोकस।
ये क्या चीज हो गया? फोकस। इस फिगर को दिखा दीजिए। अच्छा, इस फोकस पे अगर आप कोई चीज रखते हैं, कागज का टुकड़ा रखते हैं इस फोकस पे, तो बताइए जितना भी प्रकाश की किरण आ रहा है सब कहाँ पे पड़ रहा है? फोकस पे। अब बताइए इस पर कागज का टुकड़ा रखिएगा तो उसको सही सलामत रहने देगा कि जला देगा? जला देगा। यही चलते आग जलाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि फोकस पे कोई भी चीज रखिएगा तुरंत लहक जाएगा, क्योंकि कन्वर्जिंग दर्पण है, कन्वर्जिंग मिरर, प्रकाश को सिकोड़ देता है। देख लीजिए फिगर में ही आपको पता चला है कि प्रकाश को सिकोड़ रहा है। चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक। इसके बाद वाला वीडियो में आगे का वीडियो डाला जाएगा नेक्स्ट क्लास में।